हम बात करने जा रहे हैं अवोगाड्रो लॉ, जो हमारे पिछले लेक्चर के अंदर स्लिप हो गया था ये टॉपिक, उसको आज इस लेक्चर के अंदर दोबारा रिकवर करने जा रहे हैं। तो देखो क्या होता है बेटा, अवोगाड्रो लॉ किसको बोलते हैं? 1811 में अवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट ने अलग अलग गैसों के ऊपर अपना एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और वहां से उसने क्या चीज ऑब्जर्व करी? उसने वहां से ये चीज ऑब्जर्व करी कि अलग अलग गैसों को यदि अलग अलग कंटेनर में रख दिया जाए और वहां पर उनका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम को सेम कर दिया जाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल हमें सेम देखने को मिलते हैं। तो एक बार इसका स्टेटमेंट लिखो, क्या बोलता है बोला? इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases, equal volume of all gases under a similar condition of temperature and a pressure contain equal number of a molecules, equal number of the molecule, equal volume of all gases under a similar condition of the temperature and pressure contain the equal number of the molecules। एक एग्जाम्पल, कोई भी गैस हो आपके पास, चाहे वो एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, कोई भी गैस बेटा, हाइड्रोजन गैस हो सकती है, ऑक्सीजन गैस हो सकती है, नाइट्रोजन गैस हो सकती है, CO2 गैस हो सकती है, आपकी हीलियम गैस हो सकती है, आपकी नियोन गैस हो सकती है, एक्सेट्रा। क्या है? अलग अलग प्रकार की कोई भी गैस हो, यदि उनको सेम वेसल जिसकी वॉल्यूम फिक्स है, मतलब वॉल्यूम सेम है, उनका अंदर रख दी जाए। कैसे? मैं 3 बॉक्स बना लेता हूं, 3 क्या 4 ही बना लेते हैं, आप 4 बॉक्स है यहां पर, ध्यान देना। मैंने ले लिया यहां पर हाइड्रोजन्स, जिसकी वॉल्यूम मैंने 1 मान ली, 1 वॉल्यूम मान ली। यहां पर भी हाइड्रोजन ली, इसकी वॉल्यूम मैंने 1 मान ली। यहां पर ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन गैस ली यहां पर मैंने, इसकी भी वॉल्यूम कितनी मान ली मैंने? 1 ही मान ली, वॉल्यूम 1 मान ली। यहां पर इन आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है? H2O, H2 बनता है, इसकी वॉल्यूम 2। आपको पता होगा, देखो आपको पता है कि H2O2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? H2O बनता है। रिएक्शन को बैलेंस करो, तो रिएक्शन को बैलेंस कराएंगे तो यहाँ पर 1/2 कर दूं मैं, 1/2 कर दूं। देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी एक होगी, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। ये दोनों हाइड्रोजन को अलग अलग दिखा दिया मैंने। यहाँ पर ऑक्सीजन को यहाँ पर एक कंटेनर में लिख दिया, इसकी 1 वॉल्यूम है, तो ऑक्सीजन की भी तो 1 वॉल्यूम है ना, 1/2 O2 है, मतलब एक ही है ना उसके अंदर, है ना। या फिर वैसे बैलेंस कर लो आप, यहाँ पर 2 कर दो, यहाँ पर भी 2 कर दो, पता चल जाएगा आपने। जो भी जिस तरीके से आप करना चाहते हो, आप उस तरीके से इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। देखो क्या होता है कि जब भी एक वॉल्यूम हाइड्रोजन की, एक वॉल्यूम ऑक्सीजन की, एक वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम H2O की यहां पर रखी और उसने ऑब्जर्व क्या कराया? उसने ये ऑब्जर्व कराया 1 वॉल्यूम मतलब 1 मोल बेटा। यहां पर 1 मोल की बात करना है, 1 मोल्स। यहां पर भी 1 मोल की बात कराएंगे आप, 1 मोल। यहां पर भी 1 मोल की बात कराएंगे आप, 1 मोल। यहां पर किसकी बात करिए अपन? 2 मोल, क्योंकि 2 है ना हमारे पास, 2 मोल की बात करिए अपन। तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं? 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स की बात करी जाओ तो, है ना। इसके अंदर भी इतने पार्टिकल होंगे, 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल होते हैं 1 मोल के अंदर। इसके अंदर भी इतने पार्टिकल होंगे,
23। इसके अंदर क्या होगा 2 इंटू में 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। आप ऑब्जर्व कर सकते हो इस एक्सपेरिमेंट से कि एक मोल वॉल्यूम, एक मोल का अंदर जिसकी वॉल्यूम 1 यूनिट है, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल इतने देखने को मिले उसने, इसके अंदर भी उतने मिले इसके अंदर, लेकिन यहां पर क्या होगा मोल्स डबल हो गए तो पार्टिकल की संख्या डबल हो गई अपन, है ना। तो उनका किसी भी गैस को सेम टेम्परेचर प्रेशर पर रख दिया जाए तो उसका अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स समेत सेम देखने को मिलते हैं। ठीक है, और बेस्ट एग्जांपल लेता हूं इससे ताकि ये बात आपकी क्लियर हो जाए। देखो कि हमारे पास मान लिया एक बॉक्स ले लिया हमने, उस बॉक्स के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस को फिल कर लिया, दूसरा बॉक्स लिया, इसमें कौन सी गैस को फिल कर लिया हमने, ऑक्सीजन गैस को फिल कर लिया, और इसका टेम्परेचर T1 मान लिया, प्रेशर P1 मान लिया। सेम प्रेशर टेम्परेचर पर रखेंगे तो P1 इसका T1 होगा, है ना। वॉल्यूम इसकी कितनी मान ली V1, इसकी वॉल्यूम की मान ली फिक्स, वॉल्यूम आपने फिक्स करनी है। तो यह चीज अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन भी प्रूफ होती है हमारी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है, PV इज इक्वल टू दी nRT। आपको पता है अलग अलग गैस हैं तो अलग अलग गैस के ऊपर मान ली, इसको एक गैस मेरे पास है हाइड्रोजन गैस मान ली, या फिर दूसरी गैस कौन सी मान रखे ना अपन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस के लिए प्रेशर P1 मान लिया, वॉल्यूम V1 मान ली, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N1 मान लिए, R कांस्टेंट होता है, T1 टेम्परेचर मान लिया। उसी तरह ऑक्सीजन के लिए भी P2 मान लूं मैं, V2 मान लूं, N2 मान लूं, R T2 मान लूं। लेकिन उसने क्या के है, यदि डिफरेंट टाइप की गैसों को सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर, सेम वॉल्यूम को ऊपर रखा जाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल में सेम देखने को मिलते हैं। ये ऑब्जर्व कराया कि प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होंगे। देख लो आप, ये कटन ला रहे हो, 1 से 1 ला रहा है ना, 1 से 1 ला रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जितने पार्टिकल इसमें होंगे उतने पार्टिकल उसमें भी देखने को मिलते हैं अपन। तो सीधी बात यह बेटा इसके अंदर कि अवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है, अवोगाड्रो लॉ यह बोलता है कि अलग अलग गैस, कोई भी किसी प्रकार की कोई भी गैस हो आपके पास, उसको यदि सेम फिक्स वॉल्यूम के कंटेनर में यदि रख दिए जाए, उनका टेम्परेचर प्रेशर इक्वल कर दिया जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में सेम देखने को मिलते हैं उन गैस के उस कंटेनर के अंदर। यह बहुत बोलता है। इसी कंसेप्ट के व्याप्या में एक टर्मिनोलॉजी का पता चला जिसको एटोमिसिटी बोला गया। ठीक है, जिसको क्या बोला गया था, एटोमिसिटी। एक टर्मिनोलॉजी का पता चला अपन ने जिसको क्या बोला गया था, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी। What is the atomicity? Number of the atoms in a molecule of an elementary substance. ठीक है, What is the atomicity बेटा? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स में मिलते हैं वो उसकी एटोमिसिटी कहलाती है। मतलब नंबर ऑफ द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्री सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, उसकी एटोमिसिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल कैसे, मैं H2 लिख दिया, हमने O2 लिख दिया, N2 लिख दिया, इसकी एटोमिसिटी क्या है 2, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2, मैंने P4 लिख दिया, इसकी एटोमिसिटी कितनी है 4 है हमारे पास। जब दो में बोलते उसको उसने क्या कहा, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं उसको, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल बोला उसने। ठीक है, मतलब ये ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 एटम पाए जाते हैं उसको डाई एटोमिक बोला गया। ऐसे मॉलिक्यूल मोर देन 2 एटम जिसके अंदर पाए जाते हैं उसको पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल का नाम दे दिया गया। क्लियर हो गया। एटोमिसिटी का जो कंसेप्ट है हमें अवोगाड्रो लॉ से ही पता चलता है। क्लियर, टॉपिक नोट करो इस चीज को। हाँ, या इसकी एप्लीकेशन पार्ट में लिख सकते हो कि अवोगाड्रो की क्या क्या एप्लीकेशन है। एक एटोमिसिटी के बारे में उसने बताया, एक वेपर डेंसिटी के बारे में बताया था उसने
कि हम किसी चीज़ की वेपर डेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी की बुक में ये चीज़ दी नहीं गई है, ठीक है। लेकिन वैसे मैं बता देता हूँ वेपर डेंसिटी क्या होती है बेटा। वेपर डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ दी, मतलब एक किसी भी गैस की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन गैस, इन चीज़ों का रेशियो यदि अपन निकाल लिया जाए तो इसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी। क्या बोलते हैं आप, वेपर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन्स, दैट रेशियो आर कॉल्ड द वेपर डेंसिटीज, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में गिवन नहीं है तो आपने करने की जरूरत नहीं है आपको इस चीज को। नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग लगाओ, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोलते हैं, देखो बेटा, डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने अपनी एक थ्योरी प्रपोज की एटम्स के बारे में, एटम्स के बारे में उसने अपनी एक थ्योरी बताई, ठीक है। लगभग पब्लिश की उसने 1808 के करीब की है ये, उसने अपनी थ्योरी को प्रपोज किया, कब, 1808 के करीब। डाल्टन ने एटम्स के फीचर के बारे में हमें बताई, जो कि यह थ्योरी बाद में जाकर फैल भी हुई थी, है ना। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्लियर फैल होती है, इसकी अपने एक ड्रॉबैक्स रही है, ठीक है। मैं आपको साथ साथ बता भी दूंगा कहां पर यह थ्योरी जाकर फैल हुई है। तो इसकी मेन पोस्टुलेट क्या क्या थे इस थ्योरी के, वो नोट करो। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है, पहला पॉइंट बेटा, एटम्स किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, मतलब एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, पहला पॉइंट। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल आपका एटम ही होता है, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम ही होता है, अपनी थ्योरी में यह बात बताई उसने। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बताया बेटा, उसने बताया कि मैटर जो एटम्स होते हैं उसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते आप, जबकि आज डिवाइड होता जा रहा है। आपको पता है उसके अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल भी रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, लेकिन उसने क्या कहा था, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, अगर फर्दर उसको नहीं तोड़ सकते आप एटम्स को। यह बात डाल्टन ने बताई थी, लेकिन आज टूटता जा रहा है ना। तो क्या है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, उसने बताया एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को आप न तो तोड़ सकते ना उसको बना सकते हो, यह बात डाल्टन ने हमें बताई। दूसरी बात क्या बताई डाल्टन ने हमें, तीसरी बात क्या बताई बेटा, कि एलिमेंट के अंदर सेम टाइप के एटम्स देखने को मिलते हैं। एलिमेंट है दी आइडेंटिकल एटम, उसने बताया एलिमेंट हैव आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल एटम। तो एलिमेंट्स के अंदर सेम टाइप के एटम्स होते हैं, उनका अंदर हमें सेम मास देखने को मिलता है। उसने बताया भाई सेम एटम का मास देखने को मिलता है, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था बेटा, क्यों, कंसेप्ट उसका आइसोटोप्स के ऊपर लागू नहीं होता है, यह चीज रॉन्ग थी उसकी। उसने क्या कहा, भाई सेम एलिमेंट के अंदर सेम मास होता है, ऐसी बात नहीं है। आइसोटोपा की आज हम बात करते हैं, आइसोटोप्स की बात करते हैं, आपका कार्बन का ही ले लेता हूं, कार्बन कितना 6 12 6 13 6 14 एलिमेंट्स, एटम सेम है, एटम सेम है, लेकिन उनका अंदर डिफरेंट मास भी है
है ना। यो कंसेप्ट हमारा आइसोटोप्स के ऊपर लागू नहीं होता है। आप यहां से इसको ऐसे बोल सकते हो, सेम एटम्स हैव द सेम एटॉमिक मास। ठीक है भाई, आइडेंटिकल एटम उसके अंदर मास भी सेम देखने को मिलता है, लेकिन यह बात उसने गलत बताई हमें, क्योंकि आइसोटोप्स के ऊपर यह कॉन्सेप्ट काम नहीं कर पाता हमारा, आपको पता है इस चीज का। नेक्स्ट जो फोर्थ है, फोर्थ क्या बात बताई इसने कि डिफरेंट एलिमेंट है द डिफरेंट मास। उसने क्या बताया बेटा, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट मास। उसने बताया यदि आपके एलिमेंट डिफरेंट एटम बोलो, हाँ डिफरेंट एटम एलिमेंट को, तो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द एटम, डिफरेंट एटम ऑफ एलिमेंट, यहां पर एलिमेंट लिख लेना, हैव डिफरेंट मास। लेकिन यह भी चीज गलत होगी, उसने कहा कि यदि हमारे पास एटम अलग अलग होते हैं उनका मास हमें अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था बेटा। आपको पता आइसोबार हम पढ़ते हैं, उसके अंदर एलिमेंट अलग अलग होता है, एटम अलग अलग होता है, लेकिन उनका मास सेम देखने को मिलता है अपन। एक एग्जांपल देता हूं मैं, देखो कार्बन मतलब 6 12 14 की बात कर लेते हैं, 12 13 14 में पाता है कार्बन हमें। नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन 7 14 है, मास सेम है लेकिन एटम अलग अलग है, मास सेम है लेकिन एटम अलग अलग है। मतलब यह चीज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने हमें बताई भी ऐसा कुछ नहीं है जो डाल्टन बताया गया था, लेकिन उसने जितने भी पोस्टुलेट दिए वो सारे गलत थे। उसके एक पोस्टुलेट छोड़कर कि एटॉमिक छोटा पार्टिकल सिर्फ छोटे पार्टिकल में देखने को मिले थे। उसने नेक्स्ट बताया कि एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये जितने भी पोस्टुलेट दिए थे ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के थे, जो बाद में जाकर फेल भी हुई थी। उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी निकली, वो ड्रॉबैक्स मैंने साथ के साथ मैंने यहाँ पर करवाई है, तो इस बात को नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का। मैं नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। हेडिंग लगाओ, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा? व्हाट इज द एटॉमिक मास? मास ऑफ एनी एटम्स। किसी भी एटम का जो मास होता है उसी को उसका एटॉमिक मास बोलते हैं। लेकिन साइंस के लिए क्या था, एक चैलेंजर की बात थी उस टाइम। एटम्स डिस्कवर होते जा रहे थे लेकिन हमें मास की आवश्यकता पड़ती जा रही थी कि एटम का मास कैसे कैलकुलेट करा जाए। मतलब ये एटम के मास को निकालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ जाप्ता तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एटम के मास की जरूरत है। ठीक है, लेकिन एटम के मास को पता लगाने के लिए न कुछ रेफरेंस एलिमेंट की भी आवश्यकता थी हमें। शुरुआत में हाइड्रोजन को रेफरेंस एलिमेंट माना गया था, लेकिन हाइड्रोजन एक गैस होने की वजह से परफेक्ट नहीं हो पाई। उसके बाद डिफरेंट एलिमेंट्स को उसने चूज किया, लेकिन बाद में जाके मेन रेफरेंस एलिमेंट किसको माना गया था, उसका क्या रीजन रहा था, आज इसी टॉपिक का अंदर उसके बारे में हमें पता करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो क्या होता है बेटा कि आपको पता है इस पूरी दुनिया का अंदर एब्सोल्यूट मास, मतलब करेक्ट एग्जैक्टली मास हम किसी चीज का पता नहीं कर सकते, सिर्फ उनका एवरेज मास ही फाइंड आउट करते हैं, हम एवरेज ही निकालते हैं। ये मान ले आपको पता है 1 किलो का बाट, आप कहीं बाजार में चले जाओ, आप बोलो मैंने तो 1 किलो चावल चाहिए, तो बाट रखता है, उस बाट के रेफरेंस में आपको चावल तोड़ के दे देता है, वेट करके दे देता है आपको। क्या आपको एग्जैक्ट पता है जो बाट रखता है उसका वेट 1 kg ही होगा? नहीं, वो एक रेफरेंस वेट है आपका, है ना, वो आपका एवरेज वेट है। क्योंकि आज भी ऐसा बोला जाता है कि लंदन की लेबोरेटरी का अंदर एक प्लेटिनम का बाट रखा गया जो 1 kg का माना गया।
और उसी के रेफरेंस में लोग बाट बना दिया अपन ने भाई, इनको भी हम 1 kg के अकॉर्डिंग मान के चलेंगे। लेकिन मुद्दा ये था कि एटम का मास मापा जाओ तो कैसे मापा जावे, कोई रेफरेंस एलिमेंट किसको लिया जावे। बाद में कई रिसर्च के बाद कार्बन को रेफरेंस एलिमेंट चुना गया कि कार्बन का मास को आप मान के चलेंगे, इसके रेफरेंस में हम किसी दूसरे एटम का मास मेजरमेंट कर देंगे। हम कार्बन को ही क्यों चूज करा, इसका कारण क्या था मैं बताता हूं आपको। ठीक है, जो रेफरेंस एलिमेंट लिया गया बेटा एटम के मास को मापने के लिए, एटम के मास को मापने के लिए जो रेफरेंस एलिमेंट लिया गया वो कार्बन का लिया गया था। या बात रखना, क्यों लिया गया उसका कारण क्या, कार्बन के C12 एटम्स को माना गया। इस एटम को चूज किया था किसी दूसरे एटम के मास को निकालने के लिए। C12 कार्बन एटम का मास को रेफरेंस माना गया था। इसका कारण क्या था, देखो एक तो इसकी अबंडेंस ज्यादा थी, एक तो क्या थी इसकी अबंडेंस ज्यादा है, अबंडेंस ज्यादा है। ठीक है, दूसरा यो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट भी है, लिस्ट रिएक्टिविटी है इसकी। ठीक है, सॉरी लिस्ट रिएक्टिव, इतना ज्यादा लिस्ट रिएक्टिव नहीं है यू, इतना ज्यादा लिस्ट रिएक्टिव नहीं है यू, ना इतना ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव हो, मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, अब उस टाइम जिस टाइम इसको माना गया था इसके कोई भी आइसोटोप्स नहीं थे, आज तो हैं लेकिन ये उनका कंटेंट नेचर के अंदर बहुत कम है, इसका कोई खास इफेक्ट नहीं है आज भी हमारा। ये खास बात थी उस टाइम कार्बन की, जिसकी वजह से कार्बन को कैप्टन चुना गया किसी दूसरे एटम के मास को मापने के लिए। अबंडेंस ज्यादा है, ना इतना ज्यादा लिस्ट रिएक्टिव हो, ना इतना ज्यादा मोर रिएक्टिव हो, और ना उसके उस टाइम आइसोटोप थे। लेकिन आज भी इसी कार्बन के आइसोटोप मिल रहे हैं, तो नेचर के अंदर उसका कंटेंट बहुत कम था। ये रीजन रहा है कि हम कार्बन को ही रेफरेंस एलिमेंट मान के चलेंगे उसका मास को निकालने के लिए। ठीक है, ये तो हम लोगों के सर इनकी मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल लेता हूँ एक स्टूडेंट्स को इसकी लाइफ के साथ मैं जोड़ता हूँ, इन चीजों को स्टूडेंट की लाइफ के साथ जोड़ के बताता हूँ आपको। मान लो आपकी क्लास है, आपकी क्लास का अंदर एक मॉनिटर चूज करना है, आप किसी मॉनिटर चूज करोगे, आप एक उसकी रेगुलरिटी, उसकी अटेंडेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, डेली आना चाहिए, तभी तो निगरानी कर सकता है बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर, है ना। उसी को हम अटेंडेंस के रूम में काउंट करते हैं। दूसरी बात, इतना ज्यादा शरारती भी नहीं होना चाहिए, है ना, इतना ज्यादा शरारती भी नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, इतना ज्यादा शरारती नहीं होना चाहिए, मतलब इतना ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। ये वो शरारत करेगा तो फिर क्लास को होल्ड कौन करेगा, है ना। लेकिन इतना कम भी नहीं होना चाहिए, इतना शरीफ भी नहीं होना चाहिए कि वो कोई एक्शन नहीं ले सके, मतलब उसकी लिस्ट एक्टिविटी में नहीं होनी चाहिए, है ना। दूसरी बात, उसके कोई भाई बहन नहीं होने चाहिए, ना तो उसकी मेरे करेगा, मतलब उसका कोई आइसोटोप नहीं होना चाहिए। मतलब इस चीज का अकॉर्डिंग इस चीज को आप समझ सकते हो आसानी से। ठीक है, इस कैप्टन को चुना गया और चुनने के बाद ठीक है भाई, मास को मापने के लिए रेफरेंस एलिमेंट तो मान लिया अपन, कार्बन को लेंगे हम, लेकिन एक यूनिट की भी जरूरत थी हमें भाई, किस यूनिट के अंदर मास को मापा जाए उस यूनिट की आवश्यकता भी थी हमें। और लास्ट में यह माना गया कि एटम का मास मापने के लिए हम AMU का यूज करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट, उसका यूज करेंगे। तो उसने क्या माना गया, मास ऑफ एन एटम किसके इक्वल माना गया भाई, mass of any atom is equal to the AMU। कि हम किसी भी एटम का मास को मेजरमेंट करेंगे, लेकिन किस में कराएंगे आप, AMU का अंदर करेंगे। मास ऑफ एनी एटम्स को मेजरमेंट जरूर कराएंगे,
लेकिन किस यूनिट का अंदर उसको आप मेजरमेंट कराएंगे, क्या माना गया बेटा, AMU, मतलब क्या माना गया, AMU, ठीक है। मास ऑफ एन एटम्स किसके अंदर मेजरमेंट कराएंगे, AMU का इक्वल, मतलब यूनिट उसकी AMU का अंदर ही लेके चलेंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा हुआ है कि भी आजकल हम देखो, हम ग्राम में, किलोग्राम में वेट मापते हैं, फिर दिमाग में ये पड़ा साइंटिस्ट को, भाई एक AMU कितना ग्राम का इक्वल होना चाहिए। आजकल हम ट्रेंड में तो हमारी ये चल रही है ग्राम, किलोग्राम, लेकिन बाद में ये कहा गया कि कितना ग्राम का इक्वल होने चाहिए कि AMU। तो उन्होंने क्या बनाएगा भाई, उसने क्या बताया बेटा नेक्स्ट, कि मास ऑफ C12 कार्बन एटम को 12 AMU का इक्वल मान लिया गया था, माना गया था, लेट की गई थी यह बात, क्या माना उन्हें, मास ऑफ C12 कार्बन एटम इज इक्वल टू दी 12 AMU के इक्वल माना गया था। क्लियर, AMU को इक्वल मान लिया गया था। अब यहां से 1 AMU की वैल्यू यदि मैं निकाल लूं, 1 AMU निकालूं तो यह चीज के डिवाइड में आ जाएगी, तो यहां पर क्या होगा, मास ऑफ C12 कार्बन एटम डिवाइडेड बाई 12। इस फार्मूला काफी इंपोर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट कराया जाए कि 1 AMU इज इक्वल टू दी मास ऑफ C12 कार्बन एटम्स डिवाइडेड बाई 12। एक AMU को निकाल लिया यहाँ, मतलब अरे ये जो मास ऑफ C12 कार्बन एटम है, ये एक्सपेरिमेंटली हम पता कर लेंगे कितना एक्सपेरिमेंटली आता है। लेकिन आज भी मैं आपको पता भी होगा कि आज आप कार्बन का मास किसके अंदर मेजरमेंट करते हो, मतलब मास ऑफ कार्बन एटम कितना मान कर चलते हो। मैं आपको बता देता हूँ, मास ऑफ कार्बन एटम कितना मानते हो आप बेटा, आप लोगों को सिर्फ 12 ग्राम पर मोल, अपने तो ग्राम में लेकर आना उस चीज को, है ना। नोट करो एक बार, फिर बताता हूँ मैं इस चीज को। ठीक है, आज आप पता है आपने मास ऑफ कार्बन एटम कितना मानते हैं बेटा, 12 ग्राम पर मोल मानते हो आप, है ना। जब मोल को इस साइड में लेकर चला जाओ तो कितना हो जाए, मोल इनटू में मास ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू दी 12 ग्राम। मानते हो ना आज आप, भाई मास ऑफ द कार्बन एटम कितना मानेगा, 12 ग्राम पर मोल मानेगा। इस मोल को मैं इस साइड में ले गई होगा। आपको पता है 1 मोल किसके इक्वल होता है, आपको पता है 1 मोल किसके इक्वल होता है बेटा, 6.022 10 की पावर 23। इसको 1 मोल बोलते हैं, जिसको आज हम Na के द्वारा भी इस वैल्यू को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकता हूं मैं Na की वैल्यू, है ना। तो कितने हो गए, इसको Na लिख दिया हमने 1 मोल को, इनटू में मास ऑफ ए एटम, कार्बन एटम इज इक्वल टू दी 12 ग्राम हो गया। अपन चाहिए क्या, मास ऑफ कार्बन एटम ही तो चाहिए अपन तो इसी की वैल्यू चाहिए ना बेटा, यह वैल्यू चाहिए अपन तो चाहिए ना इस वैल्यू को, है ना। एक कार्बन एटम का मास चाहिए अपन, यहां से मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम का मास निकालना तो कितना आएगा आपको पता है, नीचे चला जाएगा वो, है ना। तो कितना आएगा, मास ऑफ ए कार्बन एटम का मास किसके इक्वल होगा, 12 डिवाइडेड में Na, किस में आ गया, ग्राम में। यहां तक हम इस चीज को लेकर आ गए, भाई इसके इक्वल होता है। अब आपको पता है कि ये चीज आप लेकर आए, यहाँ पर मास ऑफ कार्बन एटम से लेकर आए, और अपना फार्मूला पीछे मैंने क्या बनाया था आपको पता है, नहीं ऊपर नहीं दिखाई देगा, इसको नोट करना एक बार, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। तो कितना बनाया था अपना, मतलब 1 AMU इज इक्वल टू कितना आया था बेटा, मास ऑफ C12 कार्बन एटम, मास ऑफ ए C12 कार्बन एटम, साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा,
अभी हमें थोड़ी देर पहले एक फार्मूला डिराइव किया था कि AMU इज इक्वल टू, है ना, मास ऑफ C12 कार्बन एटम का मास डिवाइडेड बाई 12 आया था ना। एक सिंगल कार्बन एटम का मास है, हम यहां से निकाल लाए, जो निकाल कर ले रहे हैं रखो उसके अंदर। तो AMU इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, देखो रखो इस वैल्यू को, ऊपर क्या होगा 12 डिवाइडेड बाई Na इंटू में 12, किस में आवा ग्राम में, इससे ये कैंसिल हो गया, ओके ना कैंसिल। तो AMU इज इक्वल टू कितना होगा 1 डिवाइडेड बाई Na, 1 डिवाइडेड बाई Na, इस वैल्यू को नोट करो। कहां से कैसे आया, मतलब आपको बता, देखो आज हमें मास ऑफ कार्बन एटम कितना मानते हैं, 12 ग्राम पर मोल मानते हैं। इस मोल को मैं इस साइड नहीं लेकर बेटा, मोल की वैल्यू में पता है Na को मान लिया हमने मास, यहाँ से एक कार्बन एटम का मास निकाला है इतना, कार्बन एटम के मास को मैंने उस फार्मूला के अंदर रख दिया जो पीछे ड्राइव किया था, और काट कूट के कितना आएगा अपने पास AMU इज इक्वल टू दी 1/Na। इसको खोल लो, ग्राम में यूं ध्यान रखना है, ग्राम में है, इसको खोल लो। AMU इज इक्वल टू दी 1 डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 10 की पावर 23। ऐसा कर देता हूं, 10 तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, उसको 10 तो नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। आई बात समझ में। इस चीज को जब मैं सोल आउट करता हूं, इस वैल्यू को यदि मैं सोल आउट करता हूं तो लगभग कितना आता है मेरा, देखो एक योग 10 की पावर 20 होगा, ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस क्या हो जाएगा ना। तो AMU इज इक्वल टू कितना आ जाओ 1.66 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। तो आज हम 1 AMU को कितने ग्राम के इक्वल मानते हैं, 1.66 इंटू 10 की पावर 24 ग्राम के इक्वल मानते हैं। आज 1 AMU की वैल्यू होगी। हमें रेफरेंस पता चल गया बेटा, रेफरेंस पता चल गया, अब आसानी से AMU का अंदर हम किसी भी चीज का मास निकाल सकते हैं। एक बार इसको नोट करो, फिर मैं एग्जांपल देकर आपको बताता हूं। तीसरा एक फार्मूला बनवा देता हूं मैं, ताकि आपने क्लियर पता चल जाए कि मास कैसे निकाला जाता है किसी भी चीज का। ठीक है, AMU के अंदर जो मास निकाला जाता है, AMU के अंदर जो मास निकालते हैं वो एक्सपेरिमेंटल मास किसी भी एटम का डिवाइडेड बाय रेफरेंस एलिमेंट मास जो आप आज निकाल कर लाए हैं, उससे उस चीज को डिवाइड कर देते हैं और उस चीज का क्या हो जाता है रेफरेंस एलिमेंट मास हमें देखने को मिलता है। आपको पता है हम आसानी से उस चीज का क्या निकाल सकते हैं, रेफरेंस मास भी निकाल सकते हैं इन चीजों को। क्लियर। तो AMU को मतलब किसी का मास AMU में निकालना आपने, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, मास ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम का मास एक्सपेरिमेंटली जो उसने एक्सपेरिमेंटली जो उन्हें ड्राइव करा वो डिवाइडेड बाई रेफरेंस कितना मास है 1.66 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24, इतना था ना अपना रेफरेंस, सही इतना आएगा ग्राम पर मोल, है ना, इतना ही आया हमारा ग्राम पर मोल। चलो अब एग्जांपल लेता हूं मैं कि एग्जांपल क्या है बेटा, अपना हाइड्रोजन एटम है, यो हाइड्रोजन एटम है। एक्सपेरिमेंटली इसका मास पता लगाया गया 1.66 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। ये पता लगा के कि हाइड्रोजन का एक्सपेरिमेंटल जो मास होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम एक्सपेरिमेंटली कितना पता चला गया, इतना ग्राम मेरा चले अपन। ठीक है, तो AMU में वो मास कितना होगा उस चीज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो AMU कैलकुलेट करना, तो AMU का फॉर्मूला कितना आ गया, AMU इज इक्वल टू दी मास ऑफ एनी एटम कितना आ गया यो, जो किसमें बेटा ग्राम पर मोल में है, ध्यान रखना है बात। तो रखो इसने, तो एक्सपेरिमेंटल मास हाइड्रोजन का कितना आया 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 20, 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम
डिवाइडेड बाई रेफरेंस मास कितना है 1.66 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम पर ए मोल। तो इससे कैंसिल हो, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो AMU इज इक्वल टू दी कितना 1.008। आज भी हम आपकी प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो मास लिखे गए हैं वो AMU के अंदर ही लिखे गए। आज भी हम हाइड्रोजन का मास कितना लेकर चलते हैं 1.0008 AMU लेकर चलते हैं। आई बात समझ में? आज AMU की जगह पर हम U लिखते हैं क्योंकि उसको डिस्प्लेस करके यहाँ पर U लिखा जाता है। AMU की जगह उसको बोलते हैं अपन यूनिफाइड मास, उस चीज को यूनिफाइड मास बोलते हैं अपन, ठीक है। AMU की जगह आज हम क्या लेते हैं यूनिफाइड मास। इस तरीके से हमें एटम के मास तक पहुंचे, उसकी यूनिट बनाई AMU कितना ग्राम के इक्वल लेकर आए, इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको यहां पर कवर करवाया, इसको नोट करो। नेक्स्ट है बेटा एवरेज एटॉमिक मास, एडिंग लगाओ। एवरेज एटॉमिक मास क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था आज हम हर किसी का मास एवरेज ही लेके चलते हैं। करेक्ट मास इस धरती पर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम किसी चीज का भी एक्यूरेट मास नहीं बता सकते। किसका मास लेके चलते हैं आप? एवरेज एटॉमिक मास ही लेके चलते हैं। लेकिन स्पेशल एवरेज एटॉमिक मास निकाला किसके लिए जाता है बेटा? एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है आइसोटोप के लिए। जिस एलिमेंट्स के आइसोटोप पाए जाते हैं उनके लिए उसका एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं यहाँ पर मैं बताता हूं कैसे निकाला जाता है एवरेज एटॉमिक मास किसी भी चीज का। एक तो नेचुरल अबंडेंस कितनी, उसकी अबंडेंस नेचर में कितनी पाई जाए, जितना भी वो नेचुरल में अबंडेंस पाया गया है वो इनटू में उसका मास मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में दूसरा मास अबंडेंस दूसरे, मतलब कई आइसोटोप में वन मान ली उसको मैं। अगला अबंडेंस कितनी है दूसरे आइसोटोप की, इसको 2 मान लूं, इसको मल्टीप्लाई कर दी जाए उसके मास से, अप टू कितना भी हो सकता है डिवाइडेड बाई 100। इस तरीके से हम उस चीज का एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। अबंडेंस कितनी उस चीज की इनटू में उसका मास, दूसरे आइसोटोप के कितनी अबंडेंस है इनटू में उसका मास, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। आप क्या निकाल सकते हैं उसका एवरेज एटॉमिक मास। और एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए निकाला जाता है? आइसोटोप्स के लिए निकाला जाता है। जिस एलिमेंट्स के आइसोटोप पाए जाते हैं उसके लिए एवरेज एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करते हैं। नोट करो एक बार मैं फिर आपको एक एग्जांपल देता हूं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है। देखो कैसे निकाला गया है। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13, C14। नेचर के अंदर अबंडेंस कितनी है उनकी? नेचर के अंदर यो सबसे ज्यादा आइसोटोप पाया जाता है 98 पॉइंट समथिंग लगभग मिलता है 89.2, यो सबसे ज्यादा मिलता है। नेचर अबंडेंस है नेचर के अंदर जिसका मास 12 है। C13 कितना मिलता है 1 लगभग कितना मिलता है 1.108 के करीब मिलता है। इतना ज्यादा नहीं मिलता अपन, बहुत सबसे कम 13 ही मिलता अपन, नहीं 14 भी उससे कम मिलता है भाई, 14 ज्यादा कम मिलता अपन शायद, जहां तक है 14 कम मिलता है जहां तक हमें लगभग 14 से 2 इंटू में 10 की पावर माइनस के 10 के करीब होता है। बाकी देख लेना अपना कितना होता है। क्लियर हो गया? इवन का एवरेज एटॉमिक मास 0.108 इंटू में इसका मास कितना है 13, प्लस में इसके अबंडेंस से
2 इंटू 10 की पावर माइनस के 10, इसका मास कितना है? हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी? आज फिर हम ऑर्बिट नीट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज एक नया लेक्चर क्लास 10+1 लेक्चर नंबर 17 लेकर फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। इस लेक्चर में हम आज बात करने जा रहे हैं एवरेज मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास क्या होता है। तो एडिंग लगाओ, लेक्चर नंबर 17, लेक्चर नंबर 17, लेक्चर नंबर 17 हमारा। और इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास की। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? देखो, जो हमारे पास ऐसे एलिमेंट जिसके आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर, उनके लिए स्पेशल एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया जाता है। किसके लिए कैलकुलेट किया जाता है बेटा? जिस एलिमेंट के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उसके लिए। तो होता क्या है वो एवरेज एटॉमिक मास, इसके बारे में आपको बता देता हूं। It is the sum of the mass of isotope. It is the sum of the mass of the isotope elements. It is the sum of the mass of isotope, each multiplied by its natural abundance. Each multiplied by natural abundance. मतलब इट इज द मास ऑफ द आइसोटोप एलिमेंट्स each multiplied by the नेचुरल अबंडेंस। जो क्या नेचर के अंदर जिस एलिमेंट के आइसोटोप पाए जाते हैं उनका मास की और नेचुरल अबंडेंस की यदि मल्टीप्लाई कर दी जाए तो उसका एवरेज मास कैलकुलेट कर लेकर आ सकते हैं हम। कैसे? एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। देखो यहां पर ध्यान रखना बेटा कि एवरेज एटॉमिक मास पहला किसके लिए निकाला जाता है? आइसोटोप्स होने चाहिए उस एलिमेंट के। क्या होने चाहिए? आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स होने चाहिए, उनके लिए ही एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। एवरेज एटॉमिक मास ही कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? अबंडेंस की नेचुरल अबंडेंस मल्टीप्लाई नेचुरल अबंडेंस मल्टीप्लाई बाई मास। ठीक है, परसेंटेज में दे दिया जाओ तो आपको पता है अपना 100 से डिवाइड भी करना है। परसेंटेज में दे दिया जाओ तो नेचुरल अबंडेंस ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब जितने भी एलिमेंट, जितने भी उसके आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, वो उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है? अपना मास के साथ करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं यहाँ पर कैसे। आपको पता क्लोरीन एलिमेंट है, और क्लोरीन एलिमेंट के दो आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं। क्लोरीन 1735, दूसरा होता है क्लोरीन 1737। ठीक है, जो 35 है वो नेचर में प्रेजेंट होता है लगभग बेटा 75%। अबंडेंस ज्यादा मिलते हैं इसके हमें। और जो 73 है वो लगभग कितना मिलता है? 25% मिलता है अपन नेचर के अंदर। और बोल दिया इसका एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करो। आप कैसे निकालेंगे आप इसका एवरेज मास? जितना अबंडेंस हो मल्टीप्लाई बाई इट्स मास, उसके मास से उसकी मल्टीप्लाई करनी है अपन ने। प्लस में अबंडेंस जितना है इसका यो मल्टीप्लाई इट्स मास। आप कैलकुलेट कर यहां पर कर देता हूं मैं। देखो कैसे निकालेंगे अपन। कितनी अबंडेंस से 35 पड़ेगी, 75 इंटू में उसका मास नंबर कितना है? 35, प्लस में दूसरा है 25। परसेंटेज को उठाएंगे तो 100 लाएंगे ना इसके नीचे। 25 इंटू में मास कितना उसका बेटा? 37 डिवाइडेड बाई 100। ओके,
तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ठीक है, आपको मिल जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से क्या होगा अपना, लगभग क्या होगा बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा ना। इसको 16 आउट कराएंगे तो लगभग यो मास आपका 35.5 के करीब आ जाएगा। इसी को बोलते हैं आप एवरेज एटॉमिक मास। आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है। इसकी यूनिट क्या होगी, या तो यू मान लो आप, यूनिफाइड मास, यू लिख देते हैं, अब पीछे यू ला देते हैं, यूनिफाइड मास, यूनिट वही रहेगी हमारी। लेकिन एक बात कोर देना बेटा, जिसकी अपेंडेंस ज्यादा होती नेचर के अंदर, अप्रोक्सीमेटली उसका नजदीक ही उसका एवरेज मास निकल कर आना है। इस चीज को नोट करना। जिसकी अपेंडेंस देखो इसकी 35 थी ना, कितना था, 35 मिलना रहा था, कौन सा, 35 मास वाला क्लोरीन का आइटम 35, तो उसका एवरेज मास भी उसके 35 ही आया है। और एक और खास बात है, जितना इनका मास होता है, देखो 35 था, एक का मास 35 था, एक का कितना था, दूसरा का 37, इनका बीच में ही आपका एवरेज एटॉमिक मास बिलोंग करता मिलेगा पर। यह खास बात है, ना तो इससे ज्यादा होगा ना इससे कम होगा, इनके बीच में ही बिलोंग करेगा। और एक खास बात, जिसकी अपेंडेंस ज्यादा होती है, जिसकी अपेंडेंस ज्यादा होगी उसका अप्रोक्सीमेटली, या तो एग्जैक्ट उतना ही मिलेगा अपने, या अप्रोक्सीमेटली उसके नजदीक जाएगा आपका। आपकी जो वैल्यू होगी, जो एवरेज मास हम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए की बात की गई है यहाँ पर। क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और समझा देता हूं मैं, कार्बन का, जो आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिया गया है। क्या दिया गया, कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, 6, 12, दूसरा 6, 13, तीसरा 6, 14। यो लगभग मिलता है 98 पॉइंट समथिंग इसका कंटेंट होता है। एनसीईआरटी का ही है, एक बार मैं ले लेता हूं डाटा आपका। पेज नंबर 14 के ऊपर दिया गया है, 98.89 के करीब होता है। इसकी अपेंडेंस है कार्बन एलिमेंट का C12 एटम जो है, इतना मिलता है नेचर के अंदर, इतनी परसेंटेज उसकी। यो कितना मिलता है, यो लगभग मिलता है 1.01 के करीब ही मिलता है, बहुत कम मिलता है। लगभग कितना मिलता है, 1.108 के करीब मिलता है। इसकी अपेंडेंस बहुत कम है, सबसे कम यू ही मिलता है, लगभग 2 × 10 की पावर माइनस के 10 के करीब मिलता है शायद, अप्रोक्सीमेटली। डाटा आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, ठीक है। और बोला गया इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालो बेटा। देखो अपेंडेंस जिसकी किसकी ज्यादा है, इसकी, इस वाले आइसोटोप की अपेंडेंस ज्यादा ना है, तो मास भी 12 का नजदीक या अप्रोक्सीमेटली वैल्यू तो अपन देखने को ही मिलती है। देख लो, निकाल के देखते हैं हम कैसे निकालना अपना। इसका एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, तो कैसे निकाल लोगे आप, जितना अपेंडेंस हो 98.89 मल्टीप्लाई बाई इट्स मास 12 प्लस में इसकी अपेंडेंस 1.108 मल्टीप्लाई इट्स मास 13 प्लस में अपेंडेंस कितनी इसकी 2 × में 10 की पावर माइनस के 10 मल्टीप्लाई इट्स मास कितना है 14 डिवाइडेड बाई परसेंटेज को उठाएंगे, एलसीएम लेंगे तो 100 ही आएगा। इसको जब आप 16 आउट करोगे ना, तो लगभग इसका एवरेज एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली 12.0 समथिंग आपने यू देखने को मिलेगा भाई। आप देख सकते हो जिसकी अपेंडेंस ज्यादा उसका मास, उसका एवरेज एटॉमिक मास उसका नजदीक ही आता है। 12 तो आया ही है, देख लो आप, यह खास बात है। कभी भी किसी चीज का एवरेज एटॉमिक मास यदि आप कैलकुलेट करोगे, जिसकी अपेंडेंस ज्यादा है उसकी वैल्यू के साथ अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मिलती देखने को मिलेंगे। आपने नोट करो इस चीज को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है मास। देखो
जो मास है ना, अपन मोलिकुलर मास पढ़ना है, मोलर मास पढ़ना है, एटॉमिक मास पढ़ना, मतलब क्या है इन चीजों का? कुछ टर्मोलॉजी होती है मास के लिए। मैं एक बार इस चीज का कंफर्मेशन करवा देता हूँ, पूरी चीज क्लियर करवा देता हूँ पहले, क्योंकि पढ़ने से पहले यदि कोई चीज क्लियर हो जाए ना, हम किस चीज के बारे में पढ़ना जा रहे हैं, तो वो चीज हमें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो देखो क्या होता है मास का, कोई मोलिकुलर मास बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो मास की जो टर्म है उनका मतलब क्या है, ध्यान से नोट करना आपने। मास एक होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, दूसरा एक होता है हमारा मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, एक होता है हमारा मोलर मास, मोलर मास। और मोलर मास हमारा दो टाइप का बताया गया है, एक होता है ग्राम मोलर मास, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास बेटा, ग्राम एटॉमिक मास, और एक बताया गया ग्राम मोलिकुलर मास, मोलर मास का है। तो कंसेप्ट हमारा मास का, इसको ध्यान से समझना ताकि हम डाउट में ना रहें, मतलब किस चीज की हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो देखो व्हाट इज द एटॉमिक मास, एक सिंगल एटम का जो मास होता है ना, वो उसका एटॉमिक मास कहलाता है। तो व्हाट इज द एटॉमिक मास, मास ऑफ ए सिंगल एटम, मास ऑफ ए सिंगल एटम, एक सिंगल एटम का जो मास होता है वो उसका एटॉमिक मास कहलाता है, एक सिंगल एटम का मास। फॉर एग्जांपल कैसे कोई भी ले लो बेटा, आपको पता सोडियम का एक सिंगल एटम का मास कितना होता है, 23 होता है। अच्छा, कार्बन का कितना होता है, 12 मान के चलते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है एक एटम का मास, 1, यू यूनिफाइड मास, यू लाते हैं आप। एक सिंगल एटम का जितना मास होता है वो उसका एटॉमिक मास कहलाता है। व्हाट इज द मोलिकुलर मास, क्या होता है एक सिंगल मोलिक्यूल का टोटल मास, मतलब मास ऑफ ए मोलिक्यूल, किसका, मास ऑफ ए मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल का जितना मास होता है वो कहलाता है मोलिकुलर मास। एक मोलिक्यूल होना चाहिए, उसका टोटल जितना मास होता है वो उसका मोलिकुलर मास कहलाता है। एग्जांपल कैसे, जो मैंने ले दिया H2O, H2 एक मोलिक्यूल है, इसका जो टोटल जितना मास निकल कर आएगा, एक हाइड्रोजन का होता है इंटू में 2 प्लस में 16, लगभग 18 CO के करीब आता है, दैट इज द मोलिकुलर मास। यहां तक ये बात क्लियर होगी भाई। मोलिकुलर मास क्या होता है, एक सिंगल मोलिक्यूल का मास। एटॉमिक मास क्या होता है, एक सिंगल एटम का मास। ये बात है मोलर मास क्या होता है, एक मोल सब्सटेंस का मास, उसको मोलर मास बोलते हैं। यहाँ पर इसको मैं साफ करा, उतारो एक बार, नोट करो इस चीज में। व्हाट इज द मोलर मास, मास ऑफ ए 1 मोल सब्सटेंस, है ना। व्हाट इज द मोलर मास, मास ऑफ ए 1 मोल, एक मोल सब्सटेंस का जितना मास होता है वो कहलाता मोलर मास। एक मोल का, और एक मोल कितना होता है आपको पता है, 1 मोल इज इक्वल टू बेटा 6.022 इंटू में 10 की पावर 23, इतने होते हैं, इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एक मोल के अंदर। तो इतने पार्टिकल का मास, इतने पार्टिकल का मास मोलर मास कहलाता है। इतने पार्टिकल का मास क्या कहलाता है, मोलर मास कहलाता है। ये फर्क होता है। मोलर मास को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ग्राम एटॉमिक मास और दूसरा क्या होता है बेटा, ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एटम का मास, मतलब एक मोल जो सब्सटेंस का जो मास है, यदि उसको ग्राम में मेजरमेंट कर लेते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। और उस चीज को किसी मोलिक्यूल का मास,
ग्राम में मेजरमेंट कर लेते हैं उसको ग्राम मोलिकुलर मास बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, मैं बोलते भाई नाइट्रोजन है, मैंने लिख दिया 14 ग्राम, ये उसका ग्राम एटॉमिक मास होता है। ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, नाइट्रोजन का कितना लगता है 14 U लिखते हैं अपन, लेकिन आपने यू यूज नहीं करना, वहां पर स्पेशल क्या यूज करना अपना ग्राम। बात वही है कि देखो नाम से क्लियर है, एक एटम का मास ग्राम का अंदर है ना, कितना होता है 14 ग्राम। ये ग्राम मोलिकुलर मास, एक मोलिकुल का मास जब ग्राम में मेजरमेंट किया जाता है तो ग्राम मोलिकुलर मास होता है कैसे, H2E लिया मैंने, इसका मास कैलकुलेट किया तो कितना आया 18 ग्राम आया, दैट इज द ग्राम मोलिकुलर मास। मास का या थ्योरी है हमारी, ठीक है। यदि किसी एटम का मास ग्राम में मेजरमेंट करते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास बोल देते हैं, किसी एटम का, किसी मोलिकुल का मास ग्राम में मेजरमेंट करते हैं तो ग्राम मोलिकुलर मास के नाम से उस चीज को हम जानते हैं। एक बार नोट करो इस चीज को। ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो मोलिकुलर मास क्या होता है हमारा, मोलिकुलर मास, एक मोलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम होते हैं उन एटम के मास को यदि जोड़ दिया जाए तो हमारा कहलाता है मोलिकुलर मास, मतलब सम ऑफ द मास ऑफ द एटम इन ए मोलिक्यूल, इट इज द सम ऑफ द मास, इट इज द सम ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटम इन ए मोलिक्यूल। भाई एक मोलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके मास को जोड़ लो आप, वही उसका क्या कहलाता है मोलिकुलर मास। क्या कहलाता है मोलिकुलर मास, ठीक है, वो उसका मोलिकुलर मास कहलाता है। और किसी भी मोलिक्यूल को तोड़ते तो मोलिक्यूल के अंदर ही डिसोसिएट हो जाता है, मतलब काफी मोलिक्यूल्स हैं हमारे पास, जो उस चीज को हम तोड़ेंगे तो सिंगल छोटे छोटे मोलिक्यूल का अंदर डिवाइड हो जाता है। मान ले मेरे पास एक सब्सटेंस H2 ले ले, बर्फ ले लेते हैं हम, देखो बर्फ का टुकड़ा है, इसके अंदर H2 के बहुत ज्यादा मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, H2 के छोटे छोटे काफी मोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। मोलिक्यूल हमारा माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, आपको पता है इस चीज का, क्योंकि मोलिक्यूल है, बर्फ का टुकड़ा है, इसके अंदर काफी मोलिक्यूल्स पानी के बंधे हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। जब इसको तोड़ता हूं ना मैं तो ये मोलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, मतलब टूटते नहीं, मतलब अलग अलग मोलिक्यूल की फॉर्म में ही डिसोसिएट होता है, मतलब एक मोलिक्यूल अलग हो जाता है, दूसरा मोलिक्यूल अलग हो जाता है, तीसरा मोलिक्यूल अलग हो जाता है, मतलब यह खास बात है इनके अंदर। मोलिक्यूल का पूरा कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर काफी मोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जब उसको आप ब्रेक डाउन करते हो तो मोलिक्यूल का अंदर ही टूट जाता है और डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। और इन्हीं का मास जब हम निकालते हैं तो मोलिकुलर मास कहलाता है। तो क्लियर डेफिनेशन, देखो कैलकुलेट कैसे किया जाता है मैं आपको बता देता हूं। मेरे पास एग्जांपल एक CH4 का, ये हमारे पास एक मोलिक्यूल है, और पिछली वीडियो में आपको मैं बता भी चुका हूं मोलिक्यूल की पहचान क्या होती है बेटा। मोलिक्यूल के अंदर सारे के सारी नॉन मेटल होती हैं, उनके लिए मोलिकुलर मास कैलकुलेट किया जाता है, उसके अंदर सारे नॉन मेटल ही पाएंगे। देखो कार्बन हाइड्रोजन नॉन मेटल होते हैं, मोलिक्यूल ही होता है हमारा, उनके लिए स्पेशल मोलिकुलर मास ही निकालते हैं। मापते यू के अंदर इसकी यूनिट यू ही रहेगी, यूनिट में कोई चेंजेस नहीं है, यूनिट यू ही यूज करेंगे हम इसको निकालते वक्त। एक कार्बन का मास कितना होता है आपको पता है, इसके अंदर कार्बन का आइटम कितने हैं, एक आइटम है। हाइड्रोजन के आइटम कितने हैं, 4। इनके एटमों के टोटल एटम के मास कंबाइन कर लेते हैं अब, तो हमारा मोलिकुलर मास निकल कर आ जाएगा। कैसे, कार्बन का कितना होता है बेटा 12, प्लस में एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन हमारे पास गिवन है, तो कितना हो गया 12 और 4 16U, दैट इज द मोलिकुलर मास ऑफ द मीथेन। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, H2O हमारा, एक हाइड्रोजन का 1 इंटू में 2, 2 हाइड्रोजन है ना, प्लस में 16, तो लगभग कितना आएगा 18Cu आता है ना। और हमारे पास एग्जांपल ग्लूकोज है, C6H12O6, इसको सोल्व आउट करूंगा तो एक कार्बन का 12, कितने एटम दिए गए कार्बन के 6, प्लस में 1 इंटू में 12, प्लस में 16 इंटू में 6, लगभग कितना आ जाएगा 180 U का करीब आ जाता है।
इस तरीके से हम मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करते हैं। जितने भी उस मोलिकुलर के अंदर एटम होते हैं उनके मास को कंबाइन कर लो, आपका मोलिकुलर मास निकल कर आ जाएगा। ये हमारा एक तरीका है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है? वो ये बेटा एक फार्मूला है, उसके अंदर जितने भी एटम होते हैं उनके मास को यदि जोड़ लिया जाए तो फॉर्मूला मास निकलता है। लेकिन मोलिकुलर मास और फॉर्मूला मास में क्या होता है? डिफरेंस होता है। मोलिकुलर मास सिर्फ मोलिक्यूल के लिए निकाला जाता है, लेकिन फॉर्मूला मास आयनिक कंपाउंड के लिए निकाला जाता है। यह बात ध्यान में नोट करना। फॉर्मूला मास किसके लिए होता है बेटा? आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। आयनिक कंपाउंड के लिए क्या निकालते हैं आप? आयनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला मास निकालते हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो मेटल प्लस नॉन मेटल से मिलकर बने हुए होते हैं, ऐसे कंपाउंड के लिए हम स्पेशल फॉर्मूला मास निकालते हैं। ऐसा क्यों किया? उसके लिए मोलिकुलर मास क्यों नहीं निकाला हमें? उसमें इसमें फर्क है। जब ये किसी भी कंपाउंड को तोड़ते हैं, मोलिक्यूल अलग अलग निकल जाते हैं। लेकिन जब भी हम आयनिक कंपाउंड को तोड़ते हैं तो ये आयन में डिस्क्रिएट हो जाता है, टूट जाता है आयन के अंदर। एग्जांपल देता हूं मैं कैसे। मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है NaCl। जब भी मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूं तो ये Na पॉजिटिव आयन देता है में, और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं उसके आयन की फॉर्म में, उनके लिए कैलकुलेट किया जाता है उनके लिए स्पेशल कैलकुलेट किया जाता है फॉर्मूला मास। उसके लिए क्या निकाला जाता है? फॉर्मूला मास निकालते हैं। जो भी आयनिक कंपाउंड्स क्या हो जाता है? टूट जाता है आयन की फॉर्म में। मोलिकुलर आयन की फॉर्म में नहीं टूटे थे भाई। H2O था, ऐसे नहीं कि हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, अलग अलग हो गया, उसको ऊपर चार्ज आ गया, ऐसे नहीं है। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं उसकी खुद की आयन की फॉर्म में। और NaCl का जब भी हम स्ट्रक्चर देते हैं क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। आपको पता है NaCl एक सोडियम 6 क्लोरीन के साथ घिरा हुआ होता है इसके अंदर, अरे एक क्लोरीन 6 सोडियम आयन के साथ सराउंडेड होता है। तो जितने भी उसके अंदर एटम्स होते हैं उनका मास, टोटल मास सम कर लेते हैं तो उसका फॉर्मूला मास कहलाता है। एक बात ध्यान रखना, समझ में? मतलब इट इज द सम ऑफ द ऑल टाइप ऑफ द एटम इन ए फॉर्मूला। इट इज द सम ऑफ द ऑल एटम्स इन दी फॉर्मूला। फॉर्मूला का अंदर जितने भी एटम हैं उनके मास को जोड़ लिया जाए तो हमारा फॉर्मूला मास कहलाता है। इट इज द सम ऑफ द मास ऑफ ऑल एटम्स। इट इज द सम ऑफ द mass of all atoms in a formula are called the formula mass. Formula mass only calculate for the ionic compounds which are dissociate into ions. जो ions की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाते हैं उनके लिए स्पेशल क्या निकालते हैं आप? फॉर्मूला मास को ही कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर कैसे NaCl की बात कर लेते हैं आप। अब आपको पता है NaCl की बात करिए अपन, हमें पता भाई सोडियम एटम का मास कितना होता है? एक सिंगल एटम का मास होता है 23, और इसका कितना होता है? क्लोरीन एटम का लगभग 35.5 होता है। तो इसके लिए क्या निकालेंगे? एक हमारा फार्मूला दिया गया, इसके लिए क्या निकालना? फॉर्मूला मास निकालेंगे। इनके एटम का मास को जोड़ दो आप, 23 प्लस में 35.5 इसको जोड़ लो आप। जिसका भी मास आएगा वही क्या होगा? हमारा फॉर्मूला मास कहलाता है। आई बात समझ में? और भी हमारे पास काफी कंपाउंड्स हैं। CaCl2 की बात कर लो आप। मेटल नॉन मेटल से मिले हुए कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। कैल्शियम का 40 प्लस में एक क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 इंटू में 2 क्लोरीन हमारे दिए, इसको सम कर लो आप। तो यू इसका क्या कहला होगा? लास्ट में हमारी यूनिट यू ही रहेगी, इस बात को नोट कर लेना आप। हमारी यूनिट में कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, यूनिट वही रहेगी जो है, ठीक है। जब इसका लगभग सम करोगे 58 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका करोगे तो 58.5 मान लेता हूं मैं यू, ठीक है। इसका सम आप कर सकते हो। तो आज इस लेक्चर में इतना ही है। कल मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। मोल कंसेप्ट, जो हमारी फर्स्ट यूनिट का सबसे बेस्ट टॉपिक है। नीट जेई एडवांस का अंदर एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन 100% श्योर आते ही आते हैं। इतना जबरदस्त टॉपिक हम कल स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।